बदलते भारत की शान। आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदित्य कुमार। हम जब भी बीमार होते हैं तो तुरंत डॉक्टर की ओर दौड़ते हैं। डॉक्टर हमें दवाइयाँ लिखता है और हम ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो बिना दवाओं के भी ठीक हो जाती हैं। फिजियोथेरेपी की मदद से, जी हाँ, फिजियोथेरेपी की मदद से शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, मांसपेशियों में ऐंठन हो, जोड़ों में दर्द महसूस हो रहा हो या फिर कोई मानसिक समस्या हो, फिजियोथेरेपी में बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। कई बार तो ये मरीज को ऑपरेशन से बचाने में भी कारगर साबित हुई हैं। आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम फिजियोथेरेपी के बारे में बातचीत करेंगे। हमारा विषय रहेगा फिजियोथेरेपी के विभिन्न रोगों में फ़ायदे। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच अभी इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060 और 1800113061। इस फ़ोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज के विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे बीच 4 मेहमान यानी 4 एक्सपर्ट मौजूद हैं। आइए आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर शशांक शरद काले जी, जो कि एम्स के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। डॉक्टर साहब, आपका वेलकम है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नीरज कुदारा, और आप एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, और आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर एएस मूर्ति। आप एम्स के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑर्थो डिपार्टमेंट में, अगर मैं गलत नहीं तो ट्रॉमा सेंटर में। डॉक्टर पूजा सेठी हैं। डॉक्टर पूजा सेठी आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली में फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो आप चारों को मैं फिर से वेलकम करता हूं, कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूं। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा विज्ञान है जिसमें मसाज, व्यायाम और खास तरह की मशीनों की मदद से चुनिंदा समस्याओं का इलाज किया जाता है। चोट, पुरानी बीमारी, शारीरिक अक्षमता, शारीरिक गतिशीलता में सुधार, बदन दर्द, मांसपेशियों की ऐंठन, जोड़ों का दर्द या अकड़न से राहत पाने के लिए फिजियोथेरेपी कराई जा सकती है। इसके अलावा फ्रैक्चर या फिर खेल के दौरान खिंचाव आने पर भी इसका सहारा लिया जा सकता है। फिजियोथेरेपी कई तरह की होती है। इसमें एक्सरसाइज है, हीट थेरेपी है, कोल्ड थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी भी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स थेरेपी, विमेन हेल्थ थेरेपी, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोथेरेपी, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी और बाल चिकित्सा फिजियोथेरेपी भी शामिल है। इतना ही नहीं, मानसिक विकारों और समस्याओं के उपचार के लिए भी फिजियोथेरेपी कारगर है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट कुछ खास एक्सरसाइज बताते हैं जो शरीर में हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाकर मूड को बेहतर करने में मदद करती है। फिजियोथेरेपी करा रहे व्यक्ति को अपना खान पान का बहुत ध्यान रखना होता है। उसकी डाइट में फाइबर, आयरन, कैल्शियम और जरूरी विटामिन के साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उसे मीठे खाद्य पदार्थों, अधिक तले भोजन और ज्यादा फैट वाली सामग्री से बचना होगा। तो आपने देखी ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर एस काले सर, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप देश के जाने माने न्यूरो सर्जन हैं, और एक सर्जन की हैसियत से डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि जो फिजियोथेरेपी है, कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है इसका? बहुत ज़्यादा, खासकर हमारे विभाग में, जैसे न्यूरो सर्जरी के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि जो नसों पे दबाव होता है या प्रेशर की वजह से नसें काम नहीं करती हैं जी, तो हम ऑपरेशन करके उन नसों को खोल देते हैं या उनके ऊपर से दबाव को हटा देते हैं जी। लेकिन वो नसें मांसपेशी तक जाके
वो सिग्नल पहुंचा के और वापस उस आदमी की वो क्षमता वापस आने में जी फिजियोथेरेपी से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। हम जितना मर्जी ऑपरेशन कर लें, जी। नसों को छुड़ा दे, लेकिन एक्चुअली में मरीज की जो हरकत होनी है वो हो रही है या नहीं, और वो किस स्पीड से हो रही है, वो बहुत सारा फिजियोथेरेपी पे निर्भर करता है। तो अगर अच्छी फिजियोथेरेपी मिले तो आदमी जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो आपका जो डिपार्टमेंट है न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट होते होंगे आपके जी, पास? जी। अच्छा, जो कि पेशेंट की मदद करते हैं इस मामले में। डॉक्टर गुडारा, आपका रुख करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, बेसिकली आप जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो जो ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी क्या होती है उस बारे में हमें बताएं। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी सर बेसिकली वो होती है जिसमें कि हम मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, जिसमें कि हमारी मांसपेशियाँ, जी बोन, जी उसके ऊपर सॉफ्ट टिश्यू, स्किन से लेके हर चीज़ का जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। जी। तो जो फिजियोथेरेपी की वजह से हम इन सारी चीज़ों को स्ट्रेंथ करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए या फ्री करने के लिए या उनकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो भी काम उनके ऊपर होता है, तो दैट बेसिकली ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी के अंदर आता है। अच्छा। तो वो बेसिकली मस्कुलोस्केलेटन पे जो भी काम कर रहे हैं हम उसको रिलेशन में इट इज कॉल्ड एज दी। डॉक्टर मूर्ति, आप ट्रॉमा सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रॉमा में ऐसे केसेस आते हैं आए दिन की, तमाम चोटें वगैरह। तो डॉक्टर आप क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर मूर्ति कि किस तरह के केसेस में फिजियोथेरेपी कारगर रहती है, जिसमें आपका रोल है? जी, ट्रॉमा सेंटर में आप देखेंगे किस तरीके मरीज हम लोग पास आता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो रोड में एक्सीडेंट हो जाते हैं या ऊपर से गिर जाते हैं, रेलवे एक्सीडेंट हो जाते हैं, या फिर गनशॉट इंजरी है या लड़ाई झगड़ा, इसमें पसली टूट जाती है, रीढ़ गड्डी टूट जाती है, हड्डियां टूट जाती है, पेट में चोट लग जाती है, इंटरनल ऑर्गन्स है, लिवर है, किडनी, स्प्लीन, ये सब जगह में चोट लग जाती है। ट्रॉमा सेंटर में आते हैं, वहाँ कैटेगरी होती है, एक ग्रीन एरिया बोलते हैं, येलो एरिया बोलते हैं, रेड एरिया बोलते हैं। उसी हिसाब से पेशेंट का जो कंडीशन है उसी हिसाब से कैटेगराइज हो जाते हैं। अच्छा, वर्गीकरण कर देते हैं जी, कलर कोडिंग होती है जी। तो वहां पे जैसे ग्रीन एरिया सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, सिंपल बोन फ्रैक्चर है। जहाँ पे येलो एरिया ऑब्जर्वेशन एरिया, रेड एरिया इट्स इक्वल टू आईसीयू सेटअप है, जहाँ पे एयरवे प्रॉब्लम रहता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहता है, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे मरीज में ऑपरेट कर लिया, जिसको जरूरी ऑपरेट कर लिया, फिर आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। आईसीयू से हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा। वहाँ चेस्ट क्लियरेंस बहुत जरूरी है, जहाँ पे आपका चेस्ट में अगर फॉरेन बॉडीज लाइक स्पूटम है और क्योंकि जब भी आप वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं चेस्ट के अंदर जो है बलगम भरना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो वहां पे आपको क्लियर करना होगा बाय चेस्ट फिजियोथेरेपी है। अच्छा, पेशेंट लेटे लेटे क्या होता है और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, अकड़न आ जाती है, बेड सोर्स भी आ जाते हैं, बेड सोर्स आ जाता है, डीबीटी कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, खून मैंने पैर अगर नहीं चलाओगे तो रुक जाती है। तो वहां पे हम इंटेंसिव फिजियोथेरेपी करके उनके रिकवरी के रेट हम फास्ट कर देते हैं। आईसीयू सेटअप में जो स्टेट है उसको हम कम कर देते हैं ताकि उनको आगे जो है वार्ड में शिफ्ट किया जाए। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, अब उनको रीढ़ गड्डी में जिस जगह पे इंजरी हुआ उसी हिसाब से हाथ पैर जो है पैरालाइज्ड हो जाते हैं। गर्दन पे अगर चोट लगा तो दोनों हाथ दोनों पैर पैरालाइज्ड हो जाता है, उसी हिसाब से हम फिजियोथेरेपी करते हैं। ठीक है मूर्ति जी, हम आपका सवाल अभी और आपका जवाब सुनेंगे कि इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विपिन है। विपिन, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, नमस्कार सर, मैं विपिन सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये था कि फिजियोथेरेपी किन किन चीजों में हो सकती है, तो हमने अभी रिपोर्ट में देखा, पर मैं जानना चाह रहा था कि वो कौन कौन सी बीमारियां, फिर कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसमें फिजियोथेरेपी नहीं कराई जा सकती या फिर उसका अन्य इलाज होता है। और दूसरा सवाल ये था कि किसी भी व्यक्ति ने अगर एक बार फिजियोथेरेपी करा ली तो वो कितने दिन तक सक्सेस रहती है अथवा दोबारा भी करानी पड़ती है? ठीक है मूर्ति जी, पहले अपना सवाल पहले आप पूरा कर लीजिए, मैं डॉक्टर पूजा को रुख करूंगा वो विपिन जी के सवाल के लिए। तो आप अपनी बात कुछ कह रहे थे विपिन। हाँ, इनकी जो जवाब हम नहीं, इनकी जवाब तो मैंने पूजा जी से पूछ रहा हूँ, अच्छा, आप अपना जो आप बता रहे हैं वो पूरा कर दीजिए। हाँ, जैसे अब वार्ड में शिफ्ट हुआ, जिस हिसाब से इंजरी हुआ, अगर न्यूरो की बात करें, सर पे भी चोट लग जाती है, हेड इंजरी पेशेंट है, सर पे चोट लगने से उसमें भी कैटेगराइज है, उसमें
जैसे प्रोफेसर काले सर ने जो बोला है वो बिल्कुल 100% श्योर मैंने सच है। जब तक फिजियोथेरेपी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो उनको इतना बढ़िया से बढ़िया सर्जरी कर लेते हैं, फिर अगर फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे पैर टेढ़ा हो जाती है या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, तो वहां पे आपको फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। एंड मोबिलाइज करने में पेशेंट को जल्दी चलाना भी है। अब जैसे औरतों में जैसे अगर हड्डी में फ्रैक्चर हुई वैसे हड्डी जुड़ जाती है अगर प्लास्टर लगाएंगे, बट उनको चलाने में डिले होगा, फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, अकड़न आ जाती है जोड़ों में, तो इसलिए ऑपरेट कर देते हैं। ऑपरेट करने से अर्ली मोबिलाइजेशन, अर्ली मोबिलाइजेशन मतलब जल्दी से जल्द बेड से हटा के इनको मोबिलाइज करना शुरू कर देते हैं। अगर इससे क्या है मरीज के मानसिकता जो है स्ट्रांग हो जाती है, एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है। अगर पेशेंट बेड में लेटे लेटे और डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वहां पे इनको मेंटली हम स्टेटस स्ट्रांग कर सकते हैं, फिजिकल कॉम्प्लिकेशन सब हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि मूर्ति जी बता रहे हैं कि फिजियोथेरेपी, हमारे सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि फिजियोथेरेपी में एक तो साइड इफेक्ट नहीं है, पहली बात तो ये। और जैसे कि डॉक्टर काले और डॉक्टर गुदारा ने बताया कि फिजियोथेरेपी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जितनी सर्जरी है उतना ही महत्व उसका भी है। उसी मैं विपिन जी के सवाल पे आपसे पूछना चाहूँगा पूजा जी। जैसा कि विपिन जी ने पूछा कि फिजियोथेरेपी ज़्यादातर किस लिए चाहिए होती है, तो ज़्यादातर मरीज़ जो हमारे पास आते हैं वो ऑर्थोपेडिक के होते हैं, कमर दर्द, गर्दन में दर्द, घुटनों में दर्द और लकवे के होते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं। लेकिन ये पहले कुछ साल पहले तक की बात थी, लेकिन आज के उसमें बात करें हम तो फिजियोथेरेपी बच्चों से लेकर वृद्ध लोगों तक फिजियोथेरेपी की ज़रूरत रहती है। जब एक महिला गर्भावस्था में होती है तब हम उसे एंटीनेटल एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि बच्चे को खून का दौरा अच्छी तरह से मिले और उसकी डिलीवरी नॉर्मल की तरफ हो सके। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद हम उन्हें पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि उनका वजन कम हो सके और उनकी जो मांसपेशियां जो लूज हो गई थी प्रेगनेंसी के दौरान वापस अपनी जगह पे आ सके और बाद में जाके उनको यूट्राइन प्रोलैप्स ना हो। अब कई बार जब जांच टिश्यू जो होते हैं उनमें कई तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनके पैर मुड़े होते हैं जिसको हम क्लब फुट कहते हैं, या कई बार बच्चे देर से रोते, एकदम पैदा होते ही रोते नहीं है। ऐसे मरीजों को ज़्यादा, ऐसे बच्चों को ज़्यादा सेरेब्रल पाल्सी की शिकायत होती है। ऐसे मरीजों में भी फिजियोथेरेपी बहुत कारगर है। अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो उनमें ग्रोइंग पेन्स हो सकती हैं, टांगों में, घुटनों में दर्द। उसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया, कैल्शियम की कमी की वजह से जैसे टांगे जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, बो लेग्स बोलते हैं हम उन्हें, वो मरीज़ हमारे पास काफ़ी आते हैं। अगर हम एडल्ट्स की बात करें वयस्कों की तो हमारे पास PIVD, फ्रैक्चर्स, स्पोर्ट्स इंजरी, ऐसे मरीज़ बहुत आते हैं। अगर हम 40 से 60 वाले वर्ग की बात करें तो क्योंकि आजकल हमारी जीवन शैली बदल गई है, खास करके कोविड के बाद अब सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कंप्यूटर के आगे बैठ के, तो हमारे पास गर्दन दर्द, कमर दर्द के काफ़ी मरीज़ आते हैं। और अगर हम 60 साल से ऊपर की बात करें तो हमारे पास जोड़ों के दर्द के अलावा पार्किंसंस, चक्कर आना, फॉल्स की हिस्ट्री, बैलेंस की प्रॉब्लम, ऐसे मरीजों को हम बहुत इलाज करते हैं। दूसरा सवाल विपिन जी ने पूछा कि हमें एक बार फिजियोथेरेपी लेने के बाद दोबारा कितनी बार लेनी पड़ती है। देखिए, ज़्यादातर हम पहले जब भी मरीज़ आता है उसकी अच्छी तरह से जांच करते हैं, उसके बाद हम उसे कुछ फिजियोथेरेपी सेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं। कंडीशन के हिसाब से 8 से 10 फिजियोथेरेपी सेशन जनरली सफिशेंट होते हैं। उसके बाद हम उन्हें कुछ व्यायाम बता देते हैं और प्रिकॉशंस बताते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे उठना बैठना है, कैसे प्रिकॉशंस लेनी है। तो अगर वो ये फॉलो करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और एक्सरसाइज 2-3 महीने तक करते हैं तो उन्हें बार बार फिजियोथेरेपी के लिए आने की ज़्यादातर आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, राजेश जी हैं। स्वागत है राजेश जी, आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, हाँ जी, मैं राजेश नेमा शहपुर बड़ा जिला नरसिंहपुर से बोल रहा हूँ। और मेरा सवाल ये है कि लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर होने वाली जो कमर दर्द है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। मूर्ति जी। जी, इनकी जो प्रश्न ये है, लगातार बैठने से कमर दर्द होता है। देखिए, इसमें क्या है, कमर दर्द का कारण काफी है। मांसपेशियों में इम्बैलेंस हो जाती है, पीछे की मांसपेशियों में, आगे की मांसपेशियों में बराबर बैलेंस ना होने से भी जो है ये समस्या आती है। या फिर कुछ और पंजे में कुछ फ्लैट फुट हो सकता है, उसकी वजह से भी कमर दर्द हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं उसको थरोली फिजिकल एवेल्युएशन करेंगे। जनरली क्या है, सर्जन्स के पास जाएंगे, वो MRI ये सब तो करेंगे, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्क निकलेगा। बट डिस्क ऐसी चीज़ है, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, वो हम आमतौर पर जो हमारा जो एक्टिविटीज़ है वो सबको थोड़ा थोड़ा बल्ज रहता है। बट उसमें भी हम फिजिकल एवेल्युएशन करेंगे, पहले कारण को पहले ढूंढना है। क्योंकि क्या है, हम उसको दर्द को इलाज नहीं करना, दर्द का कारण को इलाज करेंगे। जिस दिन दर्द को कारण को इलाज करेंगे, दर्द अपने आप चला जाएगा। तो उसके लिए अच्छे से जांच करना जरूरी है, फिजिकल एवेल्युएशन। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं मूर्ति जी, पूरा करिए प्लीज। हाँ, तो इसमें आप
एक तो वहाँ आप फिजियोथेरेपिस्ट पास जाइए, वहाँ प्रॉपर एवेलुएट करिए, क्योंकि क्या है कभी कभी हड्डी आगे पीछे खिसक जाती है, उसमें कुछ एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, कुछ एक्सरसाइज मना कर देते हैं, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज आप करने से दर्द बढ़ जाती है, कुछ एक्सरसाइज आपको आराम मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको थरोली आपको प्रॉपर आपको फिजिकल एवेलुएट करते समय आपको कोऑपरेशन जरूरी। इसी बारे में एक ईमेल भी आई है, आपसे थोड़ी देर में पूछेंगे। डॉक्टर काली सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्ट्रोक के आप एक्सपर्ट हैं बेसिकली, तो डॉक्टर साहब स्ट्रोक की बीमारी क्या होती है? डॉक्टर साहब स्ट्रोक जैसे हार्ट के लिए बोलते हैं हार्ट अटैक जी, वैसे ब्रेन अटैक को आप कह सकते हैं स्ट्रोक। अच्छा, सिमिलर उसी उसी तर्ज पे जैसे हार्ट अटैक होता है उतना ही सीरियस ब्रेन के लिए होता है स्ट्रोक। और दो तरीके का स्ट्रोक हो सकता है, एक तो ब्रेन में खून का दौरा एकदम से रुक जाना जी, जो हार्ट अटैक में अक्सर होता है जी, वैसे ही ब्रेन में भी होता है, खून का दौरा किसी हिस्से में एकदम से रुक जाता है तो वो दिमाग का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, तो वो अक्सर वैसा स्ट्रोक होता है जी। या दूसरी तरह का स्ट्रोक होता है कि खून का ज्यादा पहुंचना, अच्छा, और खून बह जाना जी, या ब्लड क्लॉट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल, खून का थक्का एक जम जाता है जी दिमाग के किसी हिस्से में। तो मेनली मुख्यतर ये दो प्रकार के स्ट्रोक होते हैं, या तो खून की कमी जी या ज्यादा खून अधिकता, ये दो स्ट्रोक। इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। नंदस्वरूप, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो, हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं हाँ जी, हाँ जी, चाहता हूँ कि एड़ी से लेकर के चोटे तक हमारा शरीर बना हुआ है, मौसम के हिसाब से थोड़ा सा थोड़ा धीमे बोलिए और थोड़ा सा तेज बोलिए, आपसे अनुरोध है जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारा जो है एड़ी से लेकर के चोटे तक मेरा शरीर बना हुआ है, तो ऐसी दशा में जो है नाना प्रकार की बीमारियां आती है, मौसम के हिसाब से आती है, समय के अनुसार नई बीमारियां किसी को जान नहीं पता, तो कौन कौन सी बीमारियों में देखिए सुरक्षित अनिवार्य है, नहीं अनिवार्य। आप ये जानना चाहते हैं कि गांव में, मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया सवाल, एक बार दोहरा दे तो बेहतर रहेगा। लगता है उनसे संपर्क टूट चुका है। सुबह उठने पे डॉक्टर गुडारा अक्सर हमारे एड़ियों में दर्द होता है, इसकी क्या वजह होती है? यूजुअली जो सुबह उठते हैं जब एड़ियों में दर्द होता है तो हमारा जो पैर होता है उसके नीचे मांसपेशी होती है, जैसे उसको हम एक छोटी सी परत होती है प्लांटर फेशिया बोलते हैं, तो जब भी उसमें खिंचाव होता है तो उससे या उसकी इन्फ्लामेशन होती है तो इसको हम प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं उसकी चीज़ की। तो उसके कारण, क्योंकि जब हम रात में सो रहे होते हैं तो सारी मसल वो रिलैक्स होती है, तो वहाँ पर फ्लूइड या जो भी इन्फ्लामेशन की वजह से रिएक्शन हो रहा है वो इकट्ठा हो जाता है, तो सूजन की वजह से, तो उसकी वजह से वो दर्द सुबह अर्ली होता है। तो क्योंकि उस टाइम पे हमारा पैर रेस्ट पे होता है, तो जब भी हम पैर मूव करने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो इकट्ठा होता है या फिर वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो वहाँ से डिस्पर्स हो जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग जो ये पेन होता है मोस्ट कॉमनली प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से ही होता है, पर उसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे फ्लैट फुट हो गया, और बाकी अगर कोई किसी को चोट है तो अगर बिना कोई चोट लगे ये दर्द है तो ज़्यादातर ये प्लांटर फेशियाइटिस या फ्लैट फुट की वजह से ही होता है। अच्छा, डॉक्टर मूर्ति आपका रुक करना चाहेंगे, एक ईमेल डॉक्टर साहब के साथ हम जो आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, ऐड करना चाहते हैं जो एडी में जो दर्द है, क्योंकि देखिए ये किसान भाइयों के लिए जो हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं तो वो लोग भी जो है उबड़ गाबड़ एरिया में हम चलते हैं, उनमें से आप देखेंगे जब डॉक्टर साहब जितना जो समझा रहे हैं, सुबह उठते जो है एड़ी में दर्द हो जाना, या थोड़ी देर बैठ के खाना खा के जैसे उठेंगे तो एड़ी में दर्द होना, पैर जमीन पे रखा नहीं जाता है, तो 2-4 कदम के बाद ठीक हो जाता है। इसमें क्या है, जो डॉक्टर साहब जितने जो बोले बिल्कुल कारण वही है। करना क्या है, उसमें बर्फ की सिकाई कर सकते हैं। दूसरा जो काफ मसल पिंडली बोलते हैं उसको खिंचाव चाहिए, उसको आप किसी आसपास कोई फिजियोथेरेपिस्ट पास जाएंगे, उसमें एक पिंडली वाला मांसपेशियों को आप कैसे जो है खिंचाव करना। दूसरा जो पंजे में जो मांसपेशियों है ना, सो सोल मसल्स बोलते हैं, तो उसको कैसे फेशिया रिलीज करना, क्योंकि क्या है इसमें इम्बैलेंस है, तो वो फेशिया जहां वो तनाव को रिलीज करेंगे वो पेन आपको काफी आराम हो जाएगा। जो हम पिंडली की जो स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं, अगर इसको आप जितना जब भी टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, 2-4 बार आप कर लिया तो ये दर्द बिल्कुल आराम हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज है, बट इसको आप ट्रीट करने के लिए आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट पास जाना बहुत जरूरी है। हाँ, पूजा जी एक ईमेल आई है, आपका रुख करेंगे।
ये अमिता जी हैं मुंबई से, इनकी आयु 54 वर्ष है। ये जानना ही चाह रही हैं कि अक्सर इनको साल में 3-4 बार लोअर बैक पेन होता रहता है, कभी ये शोल्डर तक भी चला जाता है। ठीक है। और पॉस्चरल थोड़ा बहुत इनकी कमियां रहती है, लेकिन वो उसको सुधार करने में लगी हुई हैं, कोशिश करती हैं पूरी तरीके से कि सही पॉस्चर में बैठें। तो इसकी वजह क्या है और किस तरीके से इनको निजात मिल सकती है? ठीक है, देखिए जो कमर का दर्द है और गर्दन तक जाता है तो इसका मतलब आपकी मांसपेशियों में डेफिनेटली कमजोरी है। ठीक है, और अगर हम आपका एक्सरे करके देखें 54 साल की है तो हो सकता है इनकी हड्डी बड़ी हो, इनको लंबर स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी हो सकता है। दूसरा मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या घरेलू काम करती हैं या कंप्यूटर या ये उस पे बैठ के काम करती हैं? ये वर्किंग वुमेन है, तो हो सकता है कि काफ़ी देर बैठ के रहने से एक सस्टेन पॉस्चर में क्या होता है, ज़्यादातर हम कंप्यूटर पे या टाइपराइटर पे काम करते हैं तो हम आगे की तरफ झुक के बैठते हैं, जिसको हम फॉरवर्ड हेड पॉस्चर भी कहते हैं, जिसकी वजह से गर्दन आगे रहने की वजह से पीछे की मांसपेशियों में, गर्दन की उनमें तनाव आता है और फिर उसी से हमारा लॉर्डोसिस बढ़ जाता है और कमर की में भी खिंचाव आने लगता है। इसके लिए इनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इनको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए जो कि एग्जामिन करेंगे। इसमें ज़्यादातर हमारी हैमस्ट्रिंग मसल और हिप फ्लेक्सर मसल्स टाइट पाई जाती हैं, उनकी स्ट्रेचिंग बताते हैं, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। साथ में हमारी ट्रेपीजियस और अपर स्पाइनल फ्लेक्चर्स टाइट होते हैं, इनकी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ये सीख लेंगी और उसको लंबे टाइम तक करेंगी। साथ साथ अगर ये कंप्यूटर पे काम करती हैं तो ये ध्यान रखें कि कंप्यूटर का जो आपका स्क्रीन है वो आपकी आई लेवल से 1-1.5 इंच ऊपर होना चाहिए। जब भी ये काम कर रही हैं तो बाजू जो है वो इनकी सपोर्टेड होनी चाहिए, या तो आर्म रेस्ट पे या टेबल पे, ये ऐसे नहीं बैठी हैं, सीधा बैठेंगी। और जब भी 1-1.5 घंटा हो जाए काम करते हुए तो थोड़ा सा उठना है, उठ के चलना है। अगर काम बहुत ज़्यादा है, नहीं उठ पा रही तो एक मुट्ठी बनाएं, उसको अपनी गर्दन के पीछे रखें और गर्दन को पीछे स्ट्रेच करें, या ऐसे ही मुट्ठी बना के कमर के पीछे रखें, अपने आप को स्ट्रेच कर सकती हैं। इससे आपकी मांसपेशियों में रिलैक्सेशन मिलेगी। इसका इनके सवाल का मैडम दूसरा हिस्सा ये है कि इनको ऑस्टियोपेनिया की भी समस्या है। ठीक है, और वो ये कह रही है कि इनको अक्सर ये जो दिक्कत है वो बार बार होने की वजह क्या वो ऑस्टियोपेनिया है और परमानेंट क्योर ये चाह रही हैं? ठीक है, देखिए ऑस्टियोपेनिया एक जो है सिर्फ कॉज नहीं हो सकता। ऑस्टियोपेनिया डेफिनेटली उसकी वजह से इनको दर्द ज़्यादा महसूस होता होगा, उसके लिए इनको डेफिनेटली ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगी, वो इनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स देंगे, साथ ही अपनी डाइट में कैल्शियम की वो बढ़ाएंगी और प्रोटीन अपना कंटेंट बढ़ाएंगी। उसके अलावा वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज जैसे कि चलना, ट्रेडमिल, ये इनके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। डॉक्टर गुडारा, आप कुछ बिकॉज आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन कुछ ऐड करना चाहें तो? जैसे कि मैम ने बताया कि इनको ऑस्टियोपेनिया है तो उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की बेसिकली वो ले रही है, इन्होंने लिखा है वो तमाम चीज़ें ऑर्थोपेडिक सर्जन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ले रही हैं। ओके, सो ऑस्टियोपेनिया का किस वजह से उनका कारण क्या है, तो जो बाकी उनके ब्लड प्रोफाइल है जिसमें कि हम बोन प्रोफाइल में खाली सिर्फ विटामिन डी और कैल्शियम नहीं, एल्कलाइन फॉस्फेट और बाकी जो सारे टेस्ट होते हैं वो सब भी करके देखते हैं, तो कभी कभी ये सारी बीमारियां उसकी वजह से भी हो सकती हैं। अच्छा। और अगर उनको थायराइड की अगर कोई प्रॉब्लम है या और बाकी जो सारी सिस्टमिक डिजीजेज हैं तो उनसे भी ऑस्टियोपेनिया रिजल्ट हो सकता है। तो और साथ में जैसे इनकी एज 54 आपने बताई है तो ये पोस्ट मेनोपॉजल एज हो जाती है, तो ये भी एक कारण होता है कि जिसमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको उनके बाकी जो हार्मोन के टेस्ट होते हैं तो उसके बाद हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इस टाइप की चीज़ें भी उनको बहुत मदद कर सकती है। बिल्कुल। इस बीच हमारे ब्रेक का समय हो चुका है, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर काले, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी की बात करें, हम एक लेमैन की बात करें
तो किस प्रकार डॉक्टर साहब पहचान सकता है कि उसे स्ट्रोक हो चुका है? अगर आप किसी के साथ बैठे हों और आप एकदम से देखें कि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया है, या एक पलक गिर गई है, या मुंह टेढ़ा लग रहा है, तो आपको शक करना चाहिए कि ये एकदम से कैसे चेंज हो गया, अच्छा, एकदम से क्या फ़र्क आ गया। तो कुछ अंग्रेज़ी के वो अल्फ़ाबेट होते हैं, उनको मिला के एक शब्द बनाया हुआ है फास्ट, FAST। तो ये 4 चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको स्ट्रोक हो रहे हैं नहीं। अच्छा। F से होता है फेस जी, तो उसके फेस को देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, अगर मुंह टेढ़ा हो गया है, आंख बंद हो रही है जी। दूसरा है A आर्म जी, फिर उसको बोलिए कि हाथ ऊपर उठाए, अगर वो दोनों हाथ आराम से उठा लेता है और रख पाता है ऊपर तो इसका मतलब ठीक है। और अगर गिर रही है, एक बाजू गिर रही है या एक हाथ गिरने लगता है तो फिर शक करना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। S से होता है स्पीच, आप उसको बोलिए कि कुछ शब्द बोल के बताएं, अपना एड्रेस बताए, अपना नाम बताए, वो कहाँ है ये बताए। अगर वो बोलने में कुछ भी लड़खड़ाहट नहीं है, साफ बोल पा रहा है, तो फिर आपका शक कम होता है। पर अगर FAS चेहरा, हाथ और बोलना, ये 3 में आपको फर्क नजर आता है तो फिर T चौथा, T इज फॉर टाइम। अच्छा, अगर इनमें फर्क है तो समय बर्बाद ना करें, तुरंत अस्पताल पहुंचे। बिल्कुल डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर मूर्ति आपका भी रुख करूंगा कि किस तरीके से स्ट्रोक में मदद करती है फिजियोथेरेपी। उससे पहले डॉक्टर काले, आप हमें ये बताएं डॉक्टर साहब, आज के यंग जो हमारे लोग हैं, प्रोडक्टिव एज ग्रुप के हैं, जो घर के कमाने वाले सिंगल हैं, उनको बड़े स्ट्रोक्स हो रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या इसके कारण हो सकते हैं? कुछ कारण हैं जिनको हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। वो रिस्क फैक्टर जिन लोगों में हैं, उन लोगों को स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा होती है जी। कुछ है उनमें से, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है तो उसको स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा है डायबिटीज़, अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो शुगर कंट्रोल नहीं है, वो दवाई ठीक से नहीं ले रहा है, तो उसको स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरा है स्मोकिंग, आजकल ये स्मोकिंग की बीमारी तो बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल। तो अगर स्मोकिंग कर रहा हो, एक्टिव स्मोकिंग भी है, पैसिव स्मोकिंग बिल्कुल, तो आप धुएं भरे वातावरण में अगर आप बैठे हैं तो आप ना चाहते हुए भी वो धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। बिल्कुल, तो वो पैसिव स्मोकिंग भी उतना ही खतरनाक है जितना एक्टिव। तो ये है, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं कि खून में लिपिड्स जो फैट होता है उसका ज़्यादा मात्रा होना, तो हाइपरलिपिडीमिया जिन लोगों को होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, कोलेस्ट्रॉल भी है, तो इन सब लोगों में स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, जैसे LDL ज़्यादा हो तो ऐसे लोगों में भी क्या संभावना बनी रहती है, LDL लेवल अगर ज़्यादा हो? जी, तो ये एक लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, उसमें 4-5 तरह के जो फैट होते हैं उनको देखा जाता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, VLDL है, HDL है। तो हर एक की मात्रा सेफ कौन सी है, खतरनाक कौन सी है और अच्छी कौन सी है, ये जानना ज़रूरी है। इसलिए जब ये प्रोफाइल पूरा करते हैं, लिपिड प्रोफाइल, उससे पता लगता है कि क्या आपको घी कम खाना चाहिए, घी में तली हुई चीज़ें, तेल में तली हुई चीज़ें, ये सब कम खाना चाहिए, या उसको कम करने के लिए एक दवाई आती है एटोरवास के नाम से, एटोरवास्टैटिन, स्टैटिन्स उनको बोलते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खून में कम होती है, या वो लेने की ज़रूरत है। पर इन सब के लिए वो टेस्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल। इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हेलो, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। हाँ जी, स्वान छत्तीसगढ़ से। हाँ जी, बोलिए, सवाल पूछिए। एड़ी में जो कांटा चुम्बन जैसा लगता है। अच्छा अच्छा, तो आप जानना चाहते हैं इसकी वजह क्या है? हाँ जी। डॉक्टर मूर्ति, अभी हमने पिछले यही अभी बोल रहे थे, एड़ी में जो दर्द की कारण क्या है, डॉक्टर साहब समझा रहे थे। कांटा जैसा लगता है, कांटा जैसा लगा है। हाँ, कांटा लगा, लोग बोलते हैं, एक्सरे में दिखाते हैं, कुछ ऐसे लग रहा कांटा बनी हुई है ना, तो उसमें ऐसा कुछ, उसके बारे में आप चिंता ना करिए ना, एक्सरे आप दोबारा मत देखिए, आप उसके बारे में भूल जाइए उसको। वहाँ पे जहाँ पे आपके एडी में दर्द, वहाँ बर्फ में रखिए, बर्फ के सिकाई करिए। फिर उसके बाद पिंडली में जो खिंचाव करने का जो कुछ एक्सरसाइज है वो आपको करना है, एक पैर आगे पीछे करके, जिस पैर में दर्द वो पीछे रहेगा, तो वो दीवार वाल पकड़ के आपको वो स्ट्रेचिंग आपको मिल जाएंगे, चाहे वो गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएगा, नहीं तो आसपास कोई फिजियोथेरेपी से मिल लीजिए, वो आपको कसरत बता देंगे।
तो ये कारण तो डॉक्टर साहब समझा दिए क्या कारण हो सकता है, बट उसका आप निवारण तो आप ये कसरत करके ही ठीक कर लीजिएगा। आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। डॉक्टर गुडारा, आपका रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, जो प्रीहैब किसे कहते हैं, आप हमें ये बताएं, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, स्पेशली जो स्पाइन की सर्जरी में क्या महत्व है इसका? सर, जैसे प्रीहैब इज़ बेसिकली इसका पूरा है प्री रिहेबिलिटेशन। ओके। तो इसका मतलब ये है कि रिहेबिलिटेशन इज़ यूजुअली डन आफ्टर सर्जरी, या कोई अगर चोट किसी को लग जाए तो प्रीहैब का मतलब होता है कि हम किसी इंसान को उस तरीके से शमशद बनाना चाहते हैं कि अगर उसको उस सिचुएशन में आना पड़े या उसको चोट लगने की उस संभावना आए तो उसमें वो ऑलरेडी उसकी आत्मनिर्भर बना जाए, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। यूजुअली जो ये प्रीहैब जो चीज़ें होती हैं ये हम स्पोर्ट्स इंजरीज जो होती हैं उनमें इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। अच्छा। स्पाइन सर्जरीज में भी जैसे इनका जैसे जो लॉन्ग जिसको PIVD, जैसे अगर किसी की डिस्क निकली हुई है और लंबे समय से है उसको, या उसकी जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं जो बहुत वीक हैं पहले से, तो उससे पहले भी हम सर्जरी करने से पहले इन मसल्स को फिजियोथेरेपी के द्वारा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अच्छा। जो कि प्रीहैब का पार्ट होगा। अच्छा। और उसके बाद वो सर्जरी कराएं ताकि जो रिहेबिलिटेशन बाद में है वो उनको रिकवरी में बहुत आसानी होगी। अच्छा। और जो रिकवरी वो बहुत फास्ट रिकवरी होगी। अच्छा। तो प्रीहैब का सर्जरी में ये बेनिफिट होता है कि रिकवरी आफ्टर द सर्जरी बहुत बेहतर होती है, फास्ट होती है, और जो वो अपना प्री इंजरी या जो चोट लगी थी उससे पहले उस स्टेट पे पहुंचाने में उसको मरीज को बहुत हेल्प करती है। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। हेलो। हाँ जी नागेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर, हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी सर, आजकल धान की पनीरी लगाने का काम चला हुआ है जी। हाँ जी। तो पूरा दिन झुक करके काम करना पड़ता है, एड़ियां घुटनों से नीचे तक पानी, जो ठंडा पानी, इस बार तो गर्मियां हुई नहीं सर, सर्दियों सर बताओ ठंडा पानी होता है जी। तो उसकी वजह से एड़ियों में और कमर में दर्द हो जाती है। रात को आकर के फिर गर्मा गर्म पानी से नहाना और उसके बाद पैरासीटामोल या कोई दर्द निवारक दवाई डेली खाना पड़ रही है जी, मुझे नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी जी। तो इसका कोई स्थायी समाधान कोई ऐसा कि ताकि हम काम भी कर सकें और दवाइयों से, और जो दर्द बेथा दर्द हो जाती है जी। मैं समझ रहा हूँ आपकी दिक्कत, और ये आम आदमी से जुड़ा सवाल है। पूजा सेठी जी, अगर आप इनके सवाल का जवाब। जी हाँ, जैसे कि आपने बताया कि आपको काफ़ी देर तक झुक के काम करना पड़ता है, इसमें हम आपको सबसे पहले तो ये कहेंगे कि आप हर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लेंगे, पानी में से बाहर निकलेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ा सीधा होएंगे और कमर के पीछे मुक्का बना के अपने आप को स्ट्रेच करेंगे। इसके अलावा हम आपको स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आपको पेट के बल लेटकर और गर्दन और छाती को ऊपर उठाना है। ये एक्सरसाइज करेंगे और उल्टा लेटकर अपनी एक टांग सीधा उठाएंगे, जिससे आपकी पीछे कमर की मांसपेशियां जो हैं वो सशक्त होंगी। तो जिससे अगर आप ज़्यादा देर तक झुक के भी काम करेंगे, लेकिन अगर आपके स्पाइनल एक्सटेंसर स्ट्रांग होंगे तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। दूसरा, जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो जाने से पहले आप थोड़ा सा गर्म पानी की बोतल से कमर की सिकाई कर लीजिए करिए, और घुटने को मोड़कर पेट की तरफ लगाएंगे, जिससे कि पीछे की मांसपेशियों में थोड़ा सा खिंचाव आएगा, थोड़ी वो स्ट्रेच रहेंगी, तो ज़्यादा झुकने पे आपको तकलीफ नहीं देंगी। और दूसरा, मैं अगर ये कहूँगी कि अगर आप काम करते वक्त जूते पहनते हैं तो जूतों में आपके जूते नरम होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर तक आप एड़ी के बल बैठ के, घुटनों के बल बैठ के काम करते हैं तो उससे एड़ियों में दर्द होना। अगर आपके पास जूते नरम नहीं हैं तो आप स्पंज के 1 या 1.5 इंच का टुकड़ा लेके उसको एड़ी की शेप में काट के अपने दोनों जूतों के अंदर लगा के रखें, उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर काले सर, फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति को खुदा ना खास्ता अगर स्ट्रोक हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो स्ट्रोक, जैसे कि मैंने बताया, या तो खून जमा हो गया है, खून का तक्का जम गया है, या फिर खून कम पहुंच रहा है, तो हमें उस खून की मात्रा को तुरंत पहुंचाने का इंतजाम करना है। अच्छा। बेसिकली स्ट्रोक का इलाज यही है। अच्छा। कि अगर वो खून जमा है तो उसको निकालना है जितनी जल्दी हो सके, और अगर खून नहीं पहुंच रहा है तो जो शरीर में खून पहुंचाने वाली जो धमनियां होती है, आर्टरी या वेन होती है, उनका ब्लॉक हो गया है और उसको खोलना है जी। तो ऐसे अस्पताल में पहुंचना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे ये सब इलाज संभव हो। तो इसका मोटा मोटी अगर देखें तो जिस अस्पताल में न्यूरोलॉजी या न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट या दोनों डिपार्टमेंट है वहाँ पहुँचा दे मरीज को जी, तो शायद उसके निवारण हो सके। डॉक्टर साहब, हमारे जो
गांव हैं या छोटे शहर हैं, क्या आज के दिन में उनमें ये सुविधाएं हैं? हर जगह तो मैं मानता हूँ कि नहीं है जी, लेकिन क्योंकि इसमें गोल्डन पीरियड भी है कि इतने वक्त में पहुंचना है। बिल्कुल, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी पहुंचना है, लेकिन अगर 3 घंटे से ज़्यादा देर हो जाए तो फिर इलाज की वजह से जो सुधार होना है जी, उसकी मात्रा कम 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 होती जाती है। और अगर 24 घंटे की देरी हो गई स्ट्रोक के बाद तो फिर और सुधार होने की संभावना और भी कम हो जाती है। इसलिए वक्त का बड़ा महत्व है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें स्ट्रोक होए ना, ब्लड प्रेशर है, जैसे डायबिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों से हम बचाव करें, नौबत ही ना आए हमें स्ट्रोक हो और फिर हम जाएं डॉक्टर के पास, क्योंकि हर जगह डॉक्टर साहब कह रहे हैं आज भी है। वैसे भारत सरकार ने बहुत मेहनत की है, बहुत ही कोशिश की है कि हर जगह सारी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचें, फिर भी और सुधार की आवश्यकता है और जिसमें सरकार सतत प्रयासरत है। मैं मूर्ति जी आपका रुख करूंगा। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो स्ट्रोक की जिस व्यक्ति को हो जाता है उसका पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन किस प्रकार होता है? जो स्ट्रोक होने के बाद जो एक साइड पैरालाइज्ड हो जाते हैं तो उसको तो हम फिजियोथेरेपी करते हैं। बट अब गांव में आप देखेंगे जैसे वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तो इतना सुविधा नहीं होती है फिजियोथेरेपी का। जिस हॉस्पिटल में जहाँ प्रोफेसर खाले सर ने जो बोला, जहाँ न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जन जहाँ पे वहाँ तो आपको शुरुआत कर देंगे कैसे एक्सरसाइज करना, हाथ को कैसे चलाना, पैर को कैसे चलाना, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। तो वहाँ पे सीखने के बाद आप घर पे आएंगे, रिहैबिलिटेशन होता क्या है? ये सिर्फ 1 घंटे में एक्सरसाइज करके छोड़ना ये नहीं है। आप घर पे रोज सुबह से लेके शाम तक जो एक्टिविटीज है, सुबह उठ के मंजन करना, जिस हाथ में पैरालाइज्ड है उस हाथ में कोशिश करिए ब्रश पकड़ के ब्रश करें, कंघी करें, मुंह धो लें, तो कपड़ा पहनने का मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको अगर अच्छा करना है तो सुबह से लेके शाम तक जो क्वालिटी है, आपको जो एडियल एक्टिविटीज बोलते हैं, जो आपके जो सुबह से लेके शाम तक जो एक्टिविटीज होता है ना, उठना, बैठना, कपड़ा पहनना, चलना, तो ये सारा काम उस अंग से आप देखेंगे। जिसको भी स्ट्रोक पैरालाइज्ड हो जाते हैं तो आप देखेंगे पैर जो है जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाता है, क्योंकि बाउंड टू वॉक है, उनको तो चलना ही चलना है। वो चलने के लिए किसी तरीके टेढ़े मुड़े करके चल लेते हैं, पैर में आपका फंक्शन वापस आ जाती है। हाथ में देखेंगे, क्योंकि अगर राइट में हो जाते हैं, राइट आप यूज नहीं करेंगे, लेफ्ट को यूज करेंगे, तो इसको आप छोड़ देते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए जिस अंग अगर आप पैरालाइज हो गया तो उसको आप काम करिए, जो अच्छी चीज आप मुट्ठी बंद करके रखिएगा, ताकि इसमें आपको जो है मूवमेंट जनरेट होगा। इसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन है। ये नहीं आप 1 घंटा कर लिया, कोई बोल रहा फिजियोथेरेपी हो रहा, हाँ हो रहा जी, 1 घंटा डॉक्टर साहब आते हैं वो करके चले जाते हैं, नहीं है। वो तो आपके गाइडेंस है, उसके बाद आपको ही करना होगा। खेती के काम में थोड़ा जोड़ दीजिए अपने हाथ को, कोई चीज पकड़ना। आप कहना की कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें अपनी गतिशीलता, जैसे आपने पैरों का उदाहरण दिया कि गतिशीलता बनाए रखनी है, कि पैरों का इस्तेमाल तो हम हर हालत में करना ही करना है, लेकिन अगर बाकी अंगों का भी गतिशीलता बनाए रखेंगे तो रिकवरी, पुनर्वास जल्दी होगा। डॉक्टर गुडारा, फिर से आपका रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, तो ये बताइए, अगर जो हमारी जो हड्डी से संबंधित जो शल्य चिकित्सा होती है, सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, उसमें फिजियोथेरेपी क्यों आवश्यक होती है? तो देखो, जब भी कोई सी भी टाइप की ऑर्थोपेडिक सर्जरी की जाती है, या हम जैसे उसको प्लेट डाल रहे हैं या नेल डाल रहे हैं या जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रहा है किसी का, तो उसमें कट लगता है या फिर हड्डी का जैसे फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें चोट लगी है, तो बोन टूटी है, तो खाली बोन नहीं टूटती, उसमें साथ में जो मांसपेशियां हैं ऊपर वो भी ब्रेक होती हैं, उनको भी ट्रॉमा होता है। तो फिजियोथेरेपी, जब हमने बोन को तो फिक्स कर दिया प्लेट से या रोड डाल दिया है उसके अंदर, बट जो मांसपेशियां हैं उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि बोन का है। तो उसकी रिकवरी बेटर करने के लिए सर्जरी के बाद जितना जल्दी हम मसल पे या मसल स्ट्रेंथनिंग पे या स्ट्रेचिंग पे काम करेंगे, उतनी ही जल्दी और उतनी ही फास्टर रिकवरी होती है। और खाली मसल की रिकवरी नहीं, जब हम फिजियोथेरेपी करते हैं तो जब वो मसल काम करती है तो उस हिस्से में ब्लड सप्लाई भी बढ़ती है। जब वहाँ पे खून का दौरा बढ़ता है तो वहाँ पर जो हड्डी है, जो टूटी है, उसको जुड़ने में भी मदद मिलती है। तो उससे जो बोन हीलिंग है वो भी फास्टर होती है। तो अगर इसीलिए जब भी चोट लगती है तो हम हरदम बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके मरीज को वापस चला दीजिए, या जो हाथ टूटा है तो उसको हाथ को मूव करने लग जाइए, ताकि उसमें मसल की भी रिकवरी फास्टर होती है और बोन हीलिंग भी फास्टर होता है। बिल्कुल। एक और दर्शक हमारी जुड़ चुकी हैं, गरिमा जी हैं हरियाणा से। गरिमा जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल।
हाँ, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ जरीना जी, अपना सवाल पूछिए। मेरी एज 36 साल है। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, थोड़ा सा कवरेज एरिया में आके बात करें, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। मेरी एज 36 साल है जी। ठीक है। मुझे पाँव में दर्द रहता है। अच्छा, पाँव में आपको दर्द रहता है। आप लाइन पे बने रहिए और मैं अनुरोध करूंगा पूजा जी, अगर आप इनके सवाल का जवाब दें। आपके पाँव में दर्द रहता है, जब आप सुबह उठती हैं, हाँ सुबह उठती है तो पैर नीचे रखा जाता है क्या, तब दर्द होता है? नहीं, वैसे तो रखा जाता है, थकान सी महसूस होती है। ठीक है, सारा दिन रहती है, जैसे काम कर लिया शाम के टाइम पे ज़्यादा दर्द होता है? नहीं, सारे दिन सारा दिन रहता है। तो आपकी उम्र 36 साल है और आप दूध वगैरह पीती हैं? कैल्शियम का इंटेक अच्छा है? दूध पीती हैं? डाइट खाना ठीक से खाती हैं? खाना तो ठीक खाते हैं। ठीक है। आपके बच्चे कितने हैं? 3 है। 3 है। और छोटा बच्चा कितना बड़ा है? 11 साल का। 11 साल का है। तो आपसे मैं ये अनुरोध करूंगी, एक तो आपको गर्म पानी में डाल के दोनों पैरों की सिकाई करनी है। जो सिकाई करनी है आपने, वो पिंडलियों तक पैरों को भिगो के करनी है। ठीक है, गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के आप दोनों पैरों की सिकाई करेंगी। उसके बाद पीछे की जो हमारी काफ है उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगी। आप यहाँ तो किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो आपके घर के पास है उनके पास जा सकती हैं, वो आपको ये एक्सरसाइजेस बहुत आसानी से बता देंगे। ये करने से आपको आराम मिलेगा। दूसरा, आप अपने खाने पीने में कैल्शियम की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें, उससे आपको मदद मिलेगी। दूध पिएं, मखाने खाएं, अगर आप अंडे खाती हैं तो वो खाएं। कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने से भी आपको आराम मिलेगा, क्योंकि आपके पूरे पैर में दर्द है तो इसका मतलब ये है कि ये जर्नलाइज ऑस्टियोपीनिया भी हो सकता है, उसकी वजह से भी दर्द हो सकती है। दूसरे, ज़्यादा देर खड़े होकर काम ना करें। ठीक है। और अगर आपका ज़्यादा चलने का काम है तो थोड़े जूते पहने, ऊंची एड़ी की चप्पल ना पहने, इससे भी आपको मदद मिलेगी। बिल्कुल, आपको बिल्कुल मदद मिलेगी। इस बीच हमारे ब्रेक का समय हो चुका है, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर काले सर, फिर से आपका रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर स्ट्रोक हो जाने पे उसका इलाज किस प्रकार होता है और फिजियोथेरेपी किस प्रकार मदद करती है? तो जैसे कि बताया, स्ट्रोक की वजह से दिमाग का कोई हिस्सा काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है। तो सारा शरीर दिमाग के किसी न किसी हिस्से की वजह से चलता है जी। ये हाथ अगर चल रहा है तो इसके लिए एक हिस्सा है दिमाग में जो चला रहा है, अगर पैर चल रहा है तो उसके लिए भी हिस्सा है। तो अगर उस हिस्से में खून का दौरा कम या खून का थक्का बैठ जाए तो ये हाथ पैर चलना कम हो जाएगा जी। तो हमारा इलाज यही है कि वहाँ जो खून जमा है उसको हटाया जाए या जो खून की नस बंद हो गई है उसको खोला जाए। तो उसके 2 तरीके हैं, एक तो दवाई दे के, नस के अंदर दवाई दे के उसको डिसॉल्व करते हैं, जो खून को धमनी में जो जम गया है उसको खोलने की कोशिश करते हैं, या अगर वहाँ पे कुछ चीज़ अटक गई है जो खून का दौरा रोक रही है तो उसको तार, नस के रास्ते तार ले जाके वहाँ पे उसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो ये नुकसान जो दिमाग में हुआ है ये परमानेंट ना हो, इसके लिए ये इलाज 3 घंटे के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो इसलिए ये इलाज ज़रूरी है कि ऐसे अस्पताल पहुँचे जहाँ पे ये सारी टेक्निक कि खून के नस के रास्ते जाके उसको क्लॉट को डिसॉल्व करें या दवाई से उसको डिसॉल्व करें या ऑपरेशन करके अगर खून जमा है तो उसको निकालें, ये ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर काले बता रहे हैं, हमें ऐसे अस्पताल का रुख करना चाहिए जब स्ट्रोक की समस्या हो, जहाँ पे न्यूरो सर्जरी
या न्यूरोलॉजिस्ट हों और वो ही इनका इलाज कर सकते हैं। इसी में डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपी का भी थोड़ा इम्पोर्टेंट बता दीजिए। तो अगर ये इलाज हो जाए तो दिमाग का वो हिस्सा जिसको खून फिर से मिलने लगेगा तो हाथ पैर चलने दोबारा चालू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज वक्त पे नहीं पहुंच पाता। जी डॉक्टर साहब। तो दिमाग का वो हिस्सा या वो कोशिकाएं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती, पुनर्जीवित नहीं हो पाती। जी डॉक्टर साहब। तो फिर वो पैरालिसिस जिसको बोलते हैं या लकवा या फालिस बिल्कुल डॉक्टर तो वो हो जाता है। तो उस स्थिति में रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस मरीज़ को काफ़ी दिनों तक उस हैंडीकैप जिसको बोलते हैं हैंडीकैप के साथ ज़िंदगी बितानी है। जी डॉक्टर। तो वो कैसे उठना, कैसे बोलना, जैसे पारिवारिक समस्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, पूरी परिवार को भुगतना पड़ता, मरीज तो भुगतता ही है। बिल्कुल। तो इसका हम अभी रुक करेंगे। इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, अब नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर मेरी उंगली काम नहीं कर रही, मूवमेंट नहीं कर रही। अच्छा। तो एक चोट लगी थी, तो डॉक्टर नीरज गोदारा आपके बता रहे हैं, अगर वो कुछ हेल्प कर सके तो सर। आप लाइन पे बने रहिए डॉक्टर गुडारा। जी। आपको ये चोट कब लगी थी? ये चोट सर 2-3 महीने हो गए सर। तो इसके बाद आपने कुछ इसका इलाज करवाया? सर इसका इलाज करवाया था और उसमें एक्सरसाइज भी बताए थे, बट अभी भी मूवमेंट पूरी नहीं हो रही सर। तो जब आपका कोई इलाज के टाइम पे कोई एक्सरे या उसमें कुछ ऐसी चीज़ में कुछ हड्डी टूटने का किसी ने कुछ बताया था? हाँ, उसमें बताया था सर, हड्डी टूटी थी, वो फिर उसमें ठीक हो गई थी, बट वो मूवमेंट के लिए कम मूवमेंट कर रही है। तो इसमें आपने प्रॉपर फिजियोथेरेपी करी थी चोट लगने के बाद? थोड़ी सी जो जैसे डॉक्टर ने एडवाइस दी थी वैसे की थी सर। बट फिर भी कभी जैसे जो हमारी हाथ की जो उंगलियां होती हैं बहुत छोटे जॉइंट होते हैं, तो इसमें कभी कभार जब चोट जो लग जाती है उसके बाद जो फिजियोथेरेपी से अगर हम इसको नहीं पूरा कर पाते तो उस टाइम पे प्रॉपर आपकी हो सकता है फिजियोथेरेपी नहीं हुई हो, तो इसमें एक छोटे से जो सर्जरीज होती हैं जो जिसमें हम जो जॉइंट होता है जो आपका अटक रहा है, जहाँ पे मूवमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो उसको रिलीज़ कर देते हैं और उसके बाद प्रॉपर आपकी फिजियोथेरेपी दोबारा से होनी होती है। तो जिसके बाद अगर आप प्रॉपर उसके बाद फिजियोथेरेपी करते हैं तो जो मूवमेंट आपकी नहीं हो रही है पूरी, तो उसको हम नियरली मोर देन 90% उसमें अचीव कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। और एक छोटी सी हो सकता है कि वो तो एक बार देखने के बाद ही बता सकते हैं, पर हाँ फिजियोथेरेपी का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इवन अगर हम छोटी मोटी सर्जरी भी कर देते हैं तो उसके बाद भी फिजियोथेरेपी आपको रेगुलरली और डेली करनी पड़ेगी। जैसे सर ने बताया था, मूर्ति सर ने, कि खाली 1 घंटा फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाने से काम नहीं चलेगा, और खासकर जो छोटी उंगलियां हैं उनमें और हाथ में, तो आपको डेली अपने घर में भी दिन में कम से कम 4 से 5 सेशन खुद से भी करने पड़ेंगे। बिल्कुल, खुद भी आपको खुद भी उसको अपनाना पड़ेगा, जैसे कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताया। अब हमारे कार्यक्रम का लगभग समय समाप्त होने को जा रहा है। मैं सभी अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा, डॉक्टर सेठी आपसे पहले, कि आप अपना संदेश इस बारे में हमें देना चाहें, आज के जो हमारी परिचर्चा होगी, डिस्कशन। जी, मैं यही बताना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट फिजियोथेरेपी में होता है एक्सरसाइज। तो हर उम्र के आपकी और हर आपकी जो फिजिकल फिटनेस है उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी है। जिस तरह की आपको बीमारी है, कमर दर्द, घुटनों में दर्द है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है उसके हिसाब से भी आपको फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेस बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका पोस्चर, आप किस तरह से उठते बैठते हैं, किस तरह से काम करते हैं। अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कैसे एर्गोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं वो प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। तीसरा है आपका डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जीवन शैली में लोग खाना घर पे कम बनाते हैं, रेडीमेड ज़्यादा लाते हैं जिसमें घी चिकनाई की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हमें खाना सादा खाना चाहिए जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक तो रोज़ सैर करना ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही कहूँगी कि अपनी जीवन शैली को बदलें, एक फिटनेस की तरफ जाएं, और एक WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से 150 मिनट की हमारी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज 1 हफ्ते में करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, फिजियोथेरेपी कितना महत्व हमारे सारे एक्सपर्ट निसंदेह मान रहे हैं, क्योंकि देखिए फिजियोथेरेपी के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर हम उसे अपनाएं तो बहुत सी दिक्कतें हम अपनी दूर कर सकते हैं और दवाइयों से भी बच सकते हैं। और डॉक्टर मूर्ति आपका रुख करेंगे। अब पूजा मैम ने तो सारा बता दिए, इसमें कुछ और ऐड कर लेंगे। आजकल आप पता योगा के बारे में बहुत ही योग के साथ स्ट्रोक वाला भी बता दीजिए। हाँ, थोड़ा योग आप देखेंगे ना, कोई भी चाहे वो पीठ पे या गर्दन पे, कमर पे जो चोट लगता है या मांसपेशी खिंचाव आ जाती है, सांस लेना दिक्कत, अटक गया, तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो बॉडी है ना ब्रीदिंग पैटर्न से है।
प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो बॉडी के अंदर जितने मांसपेशी है ना आपस में जुड़ी हुई है, फेशिया से कनेक्टेड है। जहां पे भी थोड़ा सा भी कहीं पे चोट लगा वो पूरा आपका जो है ब्रीदिंग पैटर्न पे डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप योग द्वारा आप ब्रीदिंग पैटर्न को आप ठीक रखिए, रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करिए, जो स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं उसको रेगुलर करिए। एंड एक और चीज है, हमारा बॉडी के अंदर कोर एक ऐसी चीज है, अब कोर मसल्स जो एब्डोमेन मसल्स हैं, वो कोर मसल्स को आप इतना मजबूत करके रखेंगे ताकि वो इधर उधर परेशानी में नहीं आएगी, क्योंकि कोर ऐसी चीज है ना, इट एक्ट एज ए शॉकर है। आप कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो बढ़िया स्ट्रांग बेस रहेगा, तभी तो हाइट बढ़ेगा बिल्डिंग का। सेम चीज हमारा कोर मसल्स को स्ट्रांग करिए, उसके लिए कई तरीके एक्सरसाइज है, उसको आप सीखिए, कोर मसल्स को मजबूत करिए। आप स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, जितना टर्म्स आप यूज कर रहे हैं उससे आप दूर रह। कम शब्दों में ये भी बता रही है कोर मसल को किस तरह स्ट्रांग करें, किस तरह मजबूत करें। एक सिंपल, अभी तो हम बैठे बैठे हम बता नहीं पाएंगे, वैसे आप एक सिंपल मतलब टेक्निक है, कोई भी आप काम करिए, जस्ट एब्डोमेन को टक कर लीजिए। अच्छा, पेट मसल्स को जस्ट भीतर कर रखिए। शुरुआत में आप ब्रीथ होल्ड करना पड़ेगा, जहां प्रैक्टिस में आ जाएगा श्वास रोक के चलता रहेगा, श्वास चलता रहेगा। ये पेट के जो मांसपेशी है ना खींच के रखेंगे, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। पेट अंदर खींच के दोनों साइड देखिए, आपके नेक मूवमेंट ज्यादा होगा। पेट ढीला करके दोनों गर्दन देखिए, मूवमेंट रुक जाती है, मतलब कम हो जाती है। जहां कोर, क्योंकि एक साइड स्टेबलाइज हो जाती है, दूसरा साइड बढ़िया मूवमेंट मिल जाता है। तो कहने का मतलब कोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटायर बॉडी। बिल्कुल, पूरे शरीर के लिए जरूरी है, यही मूर्ति जी कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर गुडारा, जैसे कि मैम ने और सर ने बता दिया है कि फिजियोथेरेपी तो बहुत ज़रूरी है, बट जैसे हमारे साथ में जब भी किसी को चोट लगती है या कोई सर्जरी के अंडर जाता है, तो बिना फिजियोथेरेपी के हम लोग भी अपने पेशेंट को वो 100% नहीं दे पाते, उसका फंक्शन वापस नहीं दे पाते हैं। तो फिजियोथेरेपी कहीं ना कहीं तो बहुत हर जगह हर रूप में हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नॉर्मली अगर आपकी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग है, बोन स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी आप जी रहे हैं, तो आपको जो चोट लगने की जो संभावनाएं हैं वो भी बहुत कम रहती हैं। और उसके बाद भी अगर लग जाती है तो बिना फिजियोथेरेपी के, प्रॉपर फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग के, तो फुल्ली फंक्शनल और सारी चीज़ें नॉर्मल एक्टिविटी अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल, जैसे कि हमारे खिलाड़ी हैं उनके साथ फिजियो क्यों रहता है, उसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इम्पोर्टेंस है। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ, जो खेल की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये थोड़ा सा एक अवेयरनेस है। अब देखिए अडल्ट टीम पे आप देखेंगे वहां पे एक फिजियोथेरेपी पोस्टेड है, क्योंकि वहां पे ऑन ग्राउंड पे उनको प्लेयर्स को खेलना है। उनको अगर थोड़ा गिर गया तो उनको सही करके टेपिंग करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, करके उनको खेलेंगे। वही चीज हम स्कूल लेवल पे देखेंगे। स्कूल, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है स्कूल से शुरू हो रही है। बिल्कुल, अब वहां पे एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, वहां पे क्या पीटी सर के ऊपर, पीटी सर तो गेम खिलवा देंगे। फिजियोथेरेपिस्ट कौन सा मसल्स को मजबूत करना, कौन सा मसल्स को स्ट्रेच करना, कौन सा गेम का कौन सा मसल पे ध्यान देंगे, तो वहां पे आप स्कूल लेवल पे फिजियोथेरेपिस्ट इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। ये भी एक बड़ा गुजारिश। बिल्कुल, आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फिजियोथेरेपी का महत्व हर वर्ग में है। और डॉक्टर काले सर, आपका रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? तो हमारे जो मरीज़ होते हैं न्यूरोलॉजी या न्यूरोसर्जरी के, उनके जो अगर रोग के बाद जो होता है मरीज़ के साथ, वो बहुत भयंकर होता है जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन रोगों से बचें जी, वही ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, बजाय इसके कि अगर हो जाए उसके बाद इलाज, तो पहले इसकी रोकथाम, स्वस्थ जीवन जी, अच्छा डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, लिपिड कम, फैट कम, कोलेस्ट्रॉल कम, सिगरेट ना पिएं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की अच्छी तरह रोकथाम करें, स्ट्रोक ना होने दें, उससे बचें। पर अगर किस्मत ख़राब हुई और हो ही गया स्ट्रोक, तो ये जो अब डॉक्टर मूर्ति ने या डॉक्टर पूजा ने कहा है वो बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी के बिना आप अपने पूर्व स्थिति में आना असंभव है, असंभव है। चाहे जितना मर्जी इलाज हो जाए, उसके बावजूद रेगुलर फिजियोथेरेपी, और वो भी इन्होंने कहा कि ये नहीं कि 1 घंटा किया और बाकी को भूल गए। आपको अपने निजी ज़िंदगी में हर पल के लिए वो जो पैरालाइज्ड एरिया है उसको रीएक्टिवेट करने के लिए कुछ न कुछ करते रहना बहुत ज़रूरी है। एक अनुशासित तरीके से, यही हमारे एक्सपर्ट कहना चाह रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 दिन किया और अगले पल आप भूल गए, या 2 दिन किया फिर नहीं किया। एक निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी ताकि हम अपनी पूर्व स्थिति पे आ सके जैसा कि हम पहले थे चोट लगने के। और एक चीज़ और है कि डॉक्टर साहब, सेफ ड्राइविंग,
जो उससे भी काफ़ी केसेस आप बताना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल। तो स्ट्रोक तो एक चीज़ है, पर दिमाग को चोट भी लग सकती है हेलमेट ना पहनने से, रैश गाड़ी चलाने से, गलत तरीके से चला के, रॉन्ग साइड चला के एक्सीडेंट में अगर आप हो जाए, शराब पी के चलाने से, बिल्कुल शराब पी के चलाने से, या कहीं के गिर जाने से, ठीक से सीढ़ियाँ ना चढ़ने से, रेलिंग कच्ची होने से, छज्जा टूटने से, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे सिर को चोट लग सकती है, और सिर को चोट लगने से ये सब भयंकर नतीजे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उनसे बचना ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि उसका डॉक्टर साहब को परेशान करें। डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित होंगे। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है DD किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल ID है swasthkisan@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें और मंगल रहें। नमस्कार।